नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने शुरू की थी, आज ये इसका 8 जनवरी 2025 का वीडियो है। ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज का ये जो वीडियो है, ये मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के मुख्य खबरों से लिया है। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए चलिए शुरू शुरू करते हैं आज की हमारी कुछ मुख्य खबरों पे चर्चा। तो इस क्रम में हमारी पहली खबर है जो कि काफ़ी दिनों से ही न्यूज़पेपर में डे बाय डे आ रही है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% पर पहुंची, भविष्य की चुनौतियां। तो जब भी जीडीपी का स्लीपिंग पॉइंट हमें दिखाना होगा तो हम भविष्य की चुनौतियों के ऊपर जरूर एक बार ध्यान डालेंगे। तो आइए देखते हैं कि खबर क्या बोलती है। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.4% पर रहने का अनुमान है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। जी हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है, पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। कोविड के बाद का ये सबसे कम ही जीडीपी वृद्धि दर है। कृषि और सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रों में वृद्धि दर अधिक रहने की संभावना है, लेकिन निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में कमी का अनुमान है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.5% से 7% के बीच किया है। निजी क्षेत्र में निवेश और सरकारी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी गिरावट चिंता का विषय है। निजी उपभोग व्यय प्राइवेट कंजम्पशन 7.3% की वृद्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है इंडिया में, ये भी ध्यान देने की बात है। इस पे भी हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया का इसके लिए फायदे और नुकसान। बजट 2025-26 में आर्थिक सुधार के लिए कई नीतियां बनाना सरकार के प्रमुख चुनौती होगी। द हिंदू ने अपने न्यूज़पेपर में क्या छापा है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू फॉल टू 4-year लो एट 6.4%। तो ये समाचार का महत्व किस पेपर में है, पेपर 3 में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के साथ। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या कभी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कभी मेंस में पूछे गए हैं? जी हाँ, प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है, जीडीपी और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड के बीच अंतर समझाइए। ये आप देखेंगे, इसका एक डेफिनेशन अपने कॉपी में तैयार कर लेंगे। मेंस 2019 में पूछा गया है, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी आवश्यक है, चर्चा कीजिए। तो इस पर भी हम सोचेंगे और एक छोटा सा आंसर तैयार कर लेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ है क्या? जी हाँ है। क्या है? चैलेंजेस इन अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने में चैलेंजेस के बारे में हम जरूर ही सोचेंगे और 4 to 5 लाइंस इसके ऊपर लिख के अपने पास रिटन फॉर्म में रेडी रखेंगे। ओके, भारत में सतत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने की चुनौतियां क्या है, उसके ऊपर हम सोचेंगे। जीडीपी वृद्धि में निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका क्या है, ये भी हम देखेंगे। निजी क्षेत्र का निवेश कम होता है, हमारी जीडीपी नीचे आनी शुरू हो जाती है। आर्थिक सुधार में राजकोषीय नीतियों का प्रभाव क्या है, ये भी हम सोचेंगे। इसके ऊपर भी, इस डायमेंशन में भी हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आइए बढ़ते हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। नक्सली हमला। जी हाँ, बीजापुर जिले के अम्बेली गांव के पास नक्सली हमले में 8 सुरक्षाकर्मी और 1 नागरिक चालक शहीद हुए। नक्सली हमले में हर वर्ष ही तकरीबन दर्जनों हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं और काफ़ी कैजुअलिटीज होती हैं। तो इसके पीछे की जो रूट कॉज है वो क्या है, उसके बारे में हम जरूर ही सोचेंगे। शहीद कांस्टेबल, इससे क्या समस्या हो सकती है? देखिए, शहीद कांस्टेबल सुबरनाथ यादव सुंदर दर्शन व्यक्ति के परिवार प्रभावित हुए, जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले थे। ऐसे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी जो कि अपने परिवार के इकलौते संतान होते हैं, उनके चले जाने का हमें अत्यंत ही शोक है, क्योंकि वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं, अपने परिवार की रीढ़ है, वित्तीय रीढ़ है। उनके जाने से परिवार को काफी बड़ा क्षति पहुंचता है। ठीक है, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या है, हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। जी, भारत में नक्सलवाद को नियंत्रित करने के उपाय क्या है, इसके ऊपर हम जरूर सोचेंगे, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में तकनीकी की भूमिका, इसको इस डायमेंशन में भी सोचेंगे। सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं,
इस पे भी सोचेंगे कौन कौन सी योजनाएं अभी हालिया में चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं प्रस्तावित है, इनके बारे में भी हम सोचेंगे। नक्सलवाद से निपटने में समुदाय की भागीदारी, पूरी कम्युनिटी क्या कर सकती है, जो कम्युनिटी इस नक्सलवाद के आरोप से पीड़ित है वो क्या कर सकती है। आंतरिक सुरक्षा अभियानों में खुफिया तंत्र का महत्व, हमारे जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स है उनका क्या महत्व है, आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है नक्सलवादी के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। भारत में जिला पत्रकारों के चुनौतियों भारत में जिला पत्रकारों के लिए चुनौतियां और सुरक्षा का संकट। मामले का विवरण क्या है मामले की मुख्य वजह। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने स्थानीय पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे को उजागर किया। अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो मुकेश चंद्राकर की हत्या के बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा। मुकेश की हत्या एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा की गई जिनके भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था। यह मामला 1988 में उत्तराखंड के उमेश डोभाल की हत्या की याद दिलाता है। एक ऐसी ही हत्या 1988 में उमेश डोभाल की हुई थी जो कि स्वतंत्र पत्रकार थे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। कानूनी सीमाएं क्या है ऐसे हत्याओं को रोकने के लिए और ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या कानूनी उपकरण है, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने 2023 में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा अधिनियम लागू किया। मीडिया कर्मियों की सुरक्षा अधिनियम 2023 में लागू किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा। यह अधिनियम पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बावजूद प्रभावी साबित नहीं हुआ। स्थानीय पत्रकारों की क्या भूमिका रही है इसमें। ये पत्रकार स्थानीय मुद्दों और विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, बहुत ही आवश्यक है हमारे मीडिया तंत्र के लिए। आवाजहीन लोगों की आवाज बनकर ये समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं। आवाजहीन की आवाज बनते हैं क्योंकि हीन पत्रकारों की पहुंच उन सामान्य लोगों तक भी नहीं होती है जो लोग सीधे प्राइम टाइम के पत्रकारों तक नहीं पहुंच पाते। इन पत्रकारों की पहुंच उन तक होती है, उन सामान्य लोगों के बीच तक होती है। तो ये हमारे मीडिया तंत्र के लिए बहुत ही अहम साबित होते हैं। काम की स्थिति क्या है। स्थानीय पत्रकारों को कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्हें मुख्य धारा के मीडिया में मान्यता नहीं मिलती है। उन्हें हम क्या सोचते हैं कि अरे ये तो यूट्यूब का पत्रकार है, अरे ये तो, लेकिन आज के टाइम में यूट्यूब के पत्रकार जितने इन्फ्लुएंशियल साबित हुए हैं उतने प्राइम टाइम के पत्रकार भी नहीं हो रहे हैं। प्राइम टाइम के पत्रकारों की हर जगह मजाक उड़ रही है और उनका मजाक बनता है, पर ये जो यूट्यूब के पत्रकार हैं ये काफ़ी छाए हुए हैं आज के टाइम में। तो ये जो दशा है वो बदलती दिख रही है। मुख्य चुनौती क्या है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और राजनीतिक दबाव, विशेषकर विकासशील क्षेत्रों में, ये है मुख्य चुनौतियां। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, अच्छा इस समाचार का महत्व क्या है यूपीएससी पीसीएस की दृष्टि से। यह खबर जीएस पेपर 2 के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता और शासन में पारदर्शिता, जीएस 4 के लिए पत्रकारों की नैतिकता और उनकी चुनौतियां, ये जीएस 2 और जीएस 4 दोनों के साथ संबंधित है। यूपीएससी में पहले कभी पूछे गए हैं क्या क्वेश्चन, हाँ पूछे गए हैं। द रोल ऑफ मीडिया इन स्टैंडिंग डेमोक्रेसी 2018 के यूपीएससी मेंस में पूछा गया है। डिस्कस द रोल ऑफ आरटीआई इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये 2016 में पूछा गया है। एनालाइज द रोल ऑफ जर्नलिज्म इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, ये 2020 में यूपीएससी मेंस में पूछा गया। तो ये टॉपिक अहम होता है। ये कुछ मेंस के क्वेश्चन हमें दिखा रहे हैं कि ये टॉपिक कितना अहम है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या है हमारे पास, ये कुछ मेंस के मॉडल क्वेश्चंस है। स्थानीय पत्रकारों की भूमिका और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। दूसरा है भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। कुछ टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। पहला है भारत में मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक प्रभाव, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारिता की भूमिका, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए नीति सुधार। ये कुछ इन डायमेंशंस में हम सोचे तो बेहतर होगा। जी हाँ, चीन के भूकंप का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। अभी आपने तिब्बत में काफी 7.7+ पॉइंट के रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भूकंप का विवरण देखते हैं। तिथि और समय 7 जनवरी सुबह 6:30 बजे। स्थित स्थान कहाँ था, तिब्बत और नेपाल के करीब 10 किलोमीटर गहराई पर माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर उत्तर में तिब्बत के क्षेत्र में था। प्रभाव क्या हुआ, 95 लोगों की मृत्यु होगी और 130 लोग घायल और सैकड़ों घर नष्ट हो गए।
क्षेत्र की विशेषता क्या है? यह क्षेत्र 4-5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 लाख लोगों का घर है। क्षेत्र का आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि यह तिब्बती बौद्ध धर्म के पंचेन लामा का एक स्थान है। पंचेन लामा, इस नाम को याद रखेंगे हम, तिब्बती बौद्ध धर्म के ये महत्वपूर्ण स्थान है। ल्हासा और टेरेन और बांध परियोजना, जो चाइना एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, उसकी तैयारी में जुटा है, उसकी बात हो रही है। भूकंप का मुख्य प्रभाव ल्हासा टेरेन में देखा गया। यहाँ चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना चल रही है जो यारलुंग सांगपो नदी पर आधारित है। यारलुंग सांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, उसको तिब्बत की भाषा में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोला जाता है यालुंग सांगपो। भारत के लिए चिंता का विषय क्या है? यह बांध अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय क्षेत्र की जलवायु परिवर्तन पर गहरी छाप छोड़ेगा ये बांध। यही कुछ चिंता के विषय हैं जो सबको ही सोचने पे मजबूर किए हुए हैं। इस समाचार का महत्व क्या है? देखिए, जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में, तीनों में ही इसका महत्व है। भूगोल और आपदा प्रबंधन जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, जीएस पेपर 2 में क्या है? भारत चीन संबंध और जल विवाद, ये पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में क्या है? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ये पेपर 3 में है। इस डैम से रिलेटेड ये तीनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यूपीएससी में पूर्व में पूछे का प्रश्न है क्या? है जल संसाधनों का प्रश्न आया था 2019 के यूपीएससी मेंस में। डिस्कस द चैलेंजेस पॉज बाय इंटरनेशनल रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। 2020 के यूपीएससी मेंस में हिमालय और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम फॉर इंडिया। हिमालयन इकोसिस्टम का इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर चर्चा करना है। तीसरा आपदाओं का प्रश्न आया था। एनालाइज द रोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया। 2018 के यूपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन था। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास कुछ है क्या? जी हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास भूकंप प्रवण क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का प्रभाव, हिमालय क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, चीन की परियोजना का भारत के जल संसाधनों पर प्रभाव। इन डायमेंशंस में हम सोचेंगे और इस पे कुछ 4-5 पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लेना जरूरी है। आगे ओके, तो यहीं पे न्यूज खत्म होता है और अभी यहाँ से शुरू होने जा रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्री एग्जाम्स के लिए। कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उनको जरूर देखें और जो भी क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं वो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हालांकि इसमें मैंने वही सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आइए बढ़ते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज पे। ओके, तो पहला है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो वो है 6.4%। दूसरा है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र के अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो वह है 3.8%। तीसरा क्या है? जीडीपी का अनुमान किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है? तो ये एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जीडीपी वृद्धि में गिरावट का है? निजी निवेश में गिरावट। ये अभी जो जीडीपी में गिरावट चल रही है वो किस वजह से है? तो निजी निवेश में गिरावट की वजह से। जीडीपी वृद्धि को 7% से अधिक कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? तो पूंजीगत व्यय में वृद्धि करके इसको क्या किया जा सकता है? जीवित किया जा सकता है, फिर से 7% से ऊपर लेके जाया जा सकता है। अब नक्सलवाद के खिलाफ किस भारतीय राज्य ने बस्तर फाइटर्स नामक विशेष बल का गठन किया? बस्तर फाइटर्स ये शायद छत्तीसगढ़ ने किया है। जी हाँ। भारत में नक्सलवाद के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय सबसे महत्वपूर्ण है? सेना का उपाय, विकास योजना है। विकास योजना, अगर हम विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करते हैं तो नक्सलवाद से काफी हद तक हमें कुछ उसका उपचार मिल सकता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाल में ही नक्सली हमला हुआ? तो ये आपका बस्तर में हुआ। भारत में नक्सलवाद को संबोधित करने के लिए किस केंद्रीय योजना की शुरुआत की गई? नक्सलवाद को संबोधित करने के लिए एकीकृत कार्य योजना की शुरुआत की गई। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा कानून लागू किया गया है? नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में यूएपीए लागू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून लागू हुआ है? छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू हुआ है। भूकंप का मुख्य प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया था? अभी जो भूकंप आया है उसमें ल्हासा टेरेन में देखा गया है। ल्हासा टेरेन में चीन की कौन सी परियोजना चल रही है? चीन का यारलुंग सांगपो जल विद्युत परियोजना चल रही है।
अगला है, चीन के बांध का भारत में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? चीन के बांध से भारत में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्र, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश और असम का क्षेत्र। भूकंप के केंद्र का स्थान किस देश के पास है? तो भूकंप के केंद्र का स्थान है तिब्बत में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज जो मैं लेकर आया हूँ आपके पास, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने नई जोड़ी हैं, जैसे कि ये न्यूज़ एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या एग्जामिनेशन में पहले इसमें कोई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये मैंने नया ऐड किया है। और ये PYQs जो प्रीलिम्स के लिए हैं वो मैंने नए ऐड किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको इससे कुछ वैल्यू मिल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिल रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बतलाएं कि आपको ये वीडियो किस तरीके से अच्छी लग रही है और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ या फिर क्या और नई चीज़ें इसमें लाई जा सकती हैं। आप मुझे अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही दें और मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।